मैथिली साहित्य में बीपीएससी के कक्षा में आपका स्वागत है। और मेरी पहली कक्षा है ये मोबाइल शाला में। और मैं यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले मैथिली बीपीएससी की जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी एक बार देना चाहता हूँ, मुहैया कराना चाहता हूँ। यद्यपि आप सिलेबस से परिचित हो, लेकिन मेरा अपना तरीका है सिलेबस से परिचय कराने का। और यहाँ पर आपके समक्ष जो है वो भाषा खंड समक्ष मैंने रखा है। जो बीपीएससी में पेपर है वो पूरा पेपर जो है 250 अंक का पेपर है, 300 अंक का पेपर है, जिसमें 6 प्रश्न लिखने होते हैं। 2 खंड में बटा हुआ है, खंड क खंड ख। खंड क में जो है भाषा खंड और साहित्य खंड 2 खंड हैं, उसमें उपखंड कहिए। और खंड जो ख है उसमें भी 2 खंड हैं, एक जो है पद्य खंड है और एक गद्य खंड है। तो इस तरह से 4 भाग में जो है ये बटा हुआ है पूरा सिलेबस। पूर्व में ये पहले जो है 2 पत्र होता था, तो खंड क और खंड ख भाषा और साहित्य अलग होता था। लेकिन वर्तमान में जो सिलेबस है 300 अंकों का सिलेबस होता है। जो उत्तर है वो आपको देवनागरी लिपि में या मिथिलाक्षर दोनों में बीपीएससी में लिख सकते हैं। यूपीएससी में केवल आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हो, लेकिन बीपीएससी में आप मिथिलाक्षर में भी उत्तर लिख सकते हैं, ऐसा निर्देश है। दोनों खंड से 3-3 प्रश्न करने होते हैं, जिसमें अंतिम प्रश्न जो 8वां प्रश्न है, जो व्याख्या खंड का प्रश्न होता है, वो अनिवार्य होता है। तो जो प्रक्रिया है प्रश्न की, मैं प्रश्न पर भी जाऊंगा। पहले अभी सिलेबस है। सबसे पहला जो आपका सिलेबस है भाषा खंड में, वो है मैथिलिक उद्भव। अब इसको मैथिलिक उद्भव या मैथिलिक उत्पत्ति जो है दोनों कहा जा सकता है। एकरा जैसे से मैथिलिक उद्भव व मैथिलिक उत्पत्ति से हो कहल जा सकता है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, क्या क्वेश्चन है ये, क्या इसमें मतलब प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। एक तो सीधा सीधा प्रश्न है कि मैथिली का उद्भव कैसे हुआ, आप उस प्रक्रम को बताइए। एक सीधा प्लेन क्वेश्चन है। लेकिन इस मैथिली के उद्भव के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस हैं जो अगर कभी आपको एग्जामिनेशन में पूछ दे तो आप जो है सेटर को ब्लेम नहीं कर सकते। वो ये है कि मागधी कुल में मैथिली का स्थान, जो मैथिली का उद्भव होता है उस मैथिली के उद्भव में जो है संस्कृत, प्राकृत, अभट्ट और मैथिली के प्रक्रम में मैथिली का उद्भव हुआ है। तो उसी में जो प्राकृत की दूसरी अवस्था आती है, प्राकृत को 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन प्राकृत, मध्यकालीन प्राकृत और नव प्राकृत। उसी नव प्राकृत को अपभ्रंश भी कहते हैं। लेकिन जो मध्यकालीन प्राकृत है वहाँ पर आकर विद्वानों ने जो है प्राकृत का डिवीज़न करना शुरू कर दिया है। तो उसमें अलग अलग विद्वान जैसे सुनीति कुमार चटर्जी हैं, सर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, महामोपाध्याय उमेश मिश्र हैं। तो इन लोगों ने जो है डॉक्टर सुभद्र झा हैं, इन लोगों ने अलग अलग तरह से विश्लेषित करने का प्रयास किया है कि कैसे जो है प्राच्य कुल में 2 शाखाएं हैं, मागधी और अर्धमागधी। और उस मागधी शाखा में बांग्ला, मैथिली, उड़िया, मगही जो है आती है। तो उसी के संदर्भ में पूछता है कि मागधी कुल में जो मैथिली को रखे हैं उसका क्या औचित्य है, ये प्रश्न है। फिर क्या है कि जो उद्भव का प्रक्रम है उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के रूप में जो है विश्लेषण होता है आर्य भाषा का। तो आर्य भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम जो है, उस विकास क्रम में मैथिली आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में अन्य भाषाओं के संदर्भ में कहाँ खड़ी बैठती है, कैसे एक स्वतंत्र भाषा के रूप में स्थापित होती है, ये इसमें जो है तथ्य छुपा हुआ है। फिर तीसरा प्रश्न इसमें है कि प्राच्य कुल में मैथिली को रखने का औचित्य क्या है। तो प्राच्य कुल में मैथिली, तो वो भी मागधी से ऊपर प्राच्य कुल वाला है। तो ये 3 प्रश्न इसके अंतर्गत छुपे हुए होते हैं। कई बार जो है अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन बीपीएससी में आपको यूपीएससी की तरह सतर्क होना पड़ेगा कि यूपीएससी में इस उद्भव के सिलेबस में नीचे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, मैथिली करके जो प्राकृत, अभट्ट, मैथिली करके दिया हुआ है। तो कोई भारी बात नहीं है कि आपसे बीपीएससी में भी वो अभट्ट मैथिली संबंध पूछ दें या अभट्ट के मैथिली के ऊपर प्रभाव को पूछ दें।
तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए मेरी ये सलाह है कि अब जो बीपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड पकड़ा है वहां पर आप यूपीएससी के सिलेबस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। जैसा उन्होंने पिछली बार जो है 65वीं में क्वेश्चन पूछा है मध्यकालीन मैथिली नाटक, जो साहित्य में सिलेबस में नहीं है बीपीएससी में, लेकिन पूछा गया है। मैथिली के विकास के बारे में उन्होंने पूछा है, जो वस्तुतः डायरेक्टली आपके सिलेबस में बीपीएससी में नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर इस तरह से अगर पूछेंगे तो हम लोग कहां कहां भाग के जाएंगे। कुछ नहीं, उनका जो केंद्रीयकरण है उनका प्रश्न का, वो यूपीएससी को भी मॉनिटर करते हैं, एक ही तरह के सेटर होते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत बार ये सारी चीजें होती है। और क्यों ना पूछा जाए, जब आप भाषा को पढ़ रहे हो तो बाइफरकेट करके छोटी छोटी बातें पढ़ लो और बाकी बातें छोड़ दो, ऐसे करके तो पढ़ा भी नहीं जाता। तो इसलिए उसके अंतर्गत आता है, कभी उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते आप। तो उद्भव का प्रश्न जो है वो बड़ा हो जाता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, चूंकि ऐतिहासिक विकास क्रम पूछा है आपको कि भारतीय आर्य भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम बताइए, तो स्पष्ट हो गया, वो डायरेक्ट तो ऐतिहासिक मैथिली का ऐतिहासिक विकास क्रम पूछना था उनको। तो अब वहां भारतीय आर्य भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम क्यों पूछ दिया आपको? तो निश्चित तौर पर यह भी प्रश्न है, ये उद्भव से संदर्भित प्रश्न है। तो ये उद्भव वाला जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें उसमें जो है रहती हैं। आपको उसी आधार पर तैयारी करनी चाहिए, ना कि कोई एक दो क्वेश्चन रट लिए उद्भव कैसे हुआ, बस चले गए एग्जामिनेशन में, पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो वाह वाह। ऐसे करके आप तैयारी अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी कच्ची होगी और फिर आप जो है लास्टली गाली देंगे कि मैथिली में नंबर नहीं देता। अब चलिए ये दूसरा जो है भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली। अब देखिए, अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आपको सतर्क होना पड़ेगा कि भाषा परिवार है क्या। भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण से अहाँ की बूझै छी? विश्वक भाषा परिवारक विभाजनक संदर्भ में अपन मंतव्य प्रस्तुत करूं। भविष्य का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछ रहा है, आपको भी नहीं छोड़ेगा, वो पूछ देगा। क्यों? तो भारोपीय भाषा परिवार जो है वो पारिवारिक वर्गीकरण है। तो पारिवारिक वर्गीकरण के जड़ को ना समझकर जो है आप सीधे भारोपीय भाषा परिवार में कैसे आ सकते हो? तो फिर कहेंगे सर उन्होंने तो फिर क्यों नहीं सिलेबस इनलार्ज कर दिया? तो सिलेबस इनलार्ज नहीं करना है, उनको उसी सिलेबस के अंतर्गत आगे पीछे दोनों पूछने का हक है। तो आप कल ब्लेम नहीं कर सकते, कभी जो है लव लेटर नहीं लिख सकते बीपीएससी को कि आपने ये क्यों पूछ दिया। तो इसके लिए पहले से ही सतर्कता बरतेंगे। तो पहले से सतर्कता बरतेंगे तो स्पष्ट रूप से आप जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसको पहले समझेंगे। फिर पारिवारिक वर्गीकरण के बाद जो है भारत में जो परिवार है, भाषा परिवार है, उसको भी समझ लेंगे। और फिर भारोपीय भाषा परिवार का जो डिवीजन है, हाँ, सतम और केंटुम का, उसको भी समझेंगे। और तब उसके बाद जो है भारोपीय भाषा परिवार की क्या विशेषता है उसको भी समझेंगे, भारोपीय भाषा परिवार का क्या महत्व है उसको भी समझेंगे। तब जाकर भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान आप निरूपित करेंगे। देखिए, ये बात मैं पिछली बार कह रहा था छात्रों को और इस बार प्रश्न है। उन्होंने प्रश्न 65वीं में ऐसा ही पूछा है कि अगर आपको भारोपीय भाषा परिवार के समग्र आधार का पता नहीं है तो आप निश्चित तौर पर जो उत्तर लिखकर आओगे वो सुपरफिशियल होगा, आपको उत्तर के सही मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आपको ये प्रक्रम देखना है कि पहले पारिवारिक वर्गीकरण क्या होता है, भारत में कितने भारोपीय भाषा परिवार जो है वो के अलावा और कौन कौन परिवार विश्व में हैं, और फिर जो भारोपीय भाषा परिवार है उसमें क्या क्या सब ब्रांचेस है, सेंटुम केंटुम क्या है, ये उनके दिमाग में चलता रहता है। वो पूछते हैं, वो आपको क्वेश्चन सेट कर देंगे। आप कहेंगे अरे ये तो भारोपीय भाषा परिवार है नहीं, मैथिली वाले को फेल कराने में लगा हुआ है। तो हम इस तरह से आधा अधूरा पढ़ के क्यों जाएंगे, उत्तर रट्टा रट्टी करके क्यों जाएंगे? इस तरह से आप मैथिली कैसे ले सकते हो कि आपको लगे कि बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली जो है इसके संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आप उस सारे चीजों की तैयारी। देखिए, मैं मानता हूं कि आपको इस सेगमेंट में 3 उत्तर लिखने हैं, और अगर आप तीनों उत्तर भाषा से लिखने में कामयाब हो गए तो आप समझना आपने मैथिली को जीत लिया। क्योंकि साहित्य में बहुत ही, यहां तो आपको क्रम दिख रहा है, साहित्य में बहुत वेग टर्मिनोलॉजी है, साहित्य में एक विशद वर्णन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज है साहित्य खंड में। अब देखिए कि
अब यहां देखिए मैथिली का ऐतिहासिक विकास। अब मैथिली का ऐतिहासिक विकास जो है वो मूलतः प्राचीन मैथिली, मध्यकालीन मैथिली और आधुनिक मैथिली है। तो निश्चित तौर पर मैथिली का ऐतिहासिक विकास पढ़ने के लिए दिया गया तो जो यूपीएससी में सिलेबस में है मैथिली भाषा का कालिक विभाजन, प्राचीन मैथिली, मध्यकालीन मैथिली, आधुनिक मैथिली, उसी का यह प्रतिबिंब है मैथिली का ऐतिहासिक विकास। अब इस ऐतिहासिक विकास में दो चीजें हैं। एक चीज है कि उत्पत्ति गुणक विकास क्या हुआ। उत्पत्ति गुणक विकास से तात्पर्य है कि जो फ्रॉम इम्ब्रियो टू शिशु, यानी मैथिली जो शिशु के रूप में जन्म लिया तो उसका प्रारंभिक बिंदु कहां से आया। जो संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, फिर अभट्ट है और फिर मैथिली आया, उसको नटन सेल में लिखना है। और फिर प्राचीन मैथिली जो है, मैथिली जब से जन्म लिया मैथिली ने, यानी 1000 ईस्वी के आसपास जब मैथिली ने जन्म लिया, उसके बाद जो 1300 ईस्वी तक मैथिली की अवस्थिति है वो एक जो है उद्गम गुणक अवस्थिति है। वहां पर मैथिली जो है वो अपभ्रंश और अभट्ट से संघर्ष करती हुई दिखती है। विद्यापति आते हैं तो कीर्तिलता, कीर्तिपताका और विद्यापति से पूर्व वर्ण रत्नाकर जो है, हाँ, ये सारी जो है एक तरह से मैथिली भाषा के प्रतिष्ठापन का एक प्रयास सा है, जहां पर अभट्ट मूल भाषा है और उसी अभट्ट की पृष्ठभूमि पर मैथिली खड़ा हुआ। जो पदावली में मैथिली दिखती है, जो ज्योतिरेश्वर के धूर्त समागम में मैथिली दिखती है, जो मध्यकालीन परिवेश में मैथिली दिखती है और फिर आके आधुनिक काल में मैथिली दिखती है। इसको प्रक्रम से आप जब लिखेंगे और इसमें आपको भाषाई उदाहरण देना ही पड़ेगा। भाषाई उदाहरण से हमारा तात्पर्य है कि प्राचीन मैथिली में सर्वनाम कैसा, प्राचीन मैथिली में कारक कैसा, प्राचीन मैथिली में क्रिया कैसी, हाँ, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। और इन सब चीजों को आपने कहां से निकाला, कहां, इसका आधार क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। तब जाकर के ये मैथिली का जो इस बार पूछा है ऐतिहासिक विकास क्रम, और देखिए उन्होंने क्वेश्चन को कितना इनलार्ज कर दिया है। अगर आप 10 पन्ना लिखो तो वो आंसर पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करके जाते हो तो 4 पेज में आप लिख के 5 पेज में लिख के चले आ सकते हो। तो पूर्व में तैयारी बहुत आवश्यक है। तो यही ऐतिहासिक विकास है। अब जो ये मानक मैथिली है, अब इस मानक मैथिली के दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि मानक मैथिली क्या होता है, किसी भी भाषा में जो भाषा की मानकता होती है वो क्यों कर होनी चाहिए। मैथिली में जो मैथिली के साहित्यिक रचना में जो मैथिली की प्रस्तुति हुई है, चाहे वो पत्र पत्रिका के माध्यम से हो, नाटकों के माध्यम से हो, गद्य के माध्यम से हो या काव्य के माध्यम से हो, इन समस्त स्थानों पर मैथिली की स्थिति अलग अलग सी दिखती है। तो विद्वानों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है कि वो किस तरह से जो है इसको, मैथिली को, हाँ, मानकता के रूप में ढालें। तो इसके संदर्भ में डॉक्टर जयकांत मिश्र ने, पंडित गोविंद झा ने, आचार्य रामानाथ झा ने, डॉक्टर सुभद्र झा ने, तरह तरह के विद्वानों ने यथास्थान यथा समय जो है प्रयास किया है मानकता का। और लास्टली पंडित गोविंद झा जो है वो प्राचीन मैथिली और अर्वाचीन मैथिली, मानक मैथिली के रूप में रखते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम प्रयास किया। फिर 1920 ईस्वी में मिथिला भाषा विद्योतन पंडित दीनबंधु झा ने लिखा। तो व्याकरण में कसने की प्रवृत्ति, फिर आगे भी बहुत सारे व्याकरण लिखे गए। फिर भी मैथिली में मानकता के संदर्भ में एक विरोधाभास है। लेकिन जो केंद्रीय अवस्थिति की मैथिली है उसका जब मानकीकरण किया गया है, उस मैथिली को ही संकेंद्रण में रखा गया है, ये कंक्लूजन है। तो इसको जो है उसी रूप में, इसमें एक ही क्वेश्चन है जो इस तरह से आते हैं। और उसी तरह से पीछे जो है आपका यहां मैथिली के विभिन्न उपबोली करके जो है प्रश्न है, मैथिली के विभिन्न उपबोली। तो मैथिली के विभिन्न उपबोली से तात्पर्य है कि किसी भी भाषा का जो है के अंतर्गत कई उपबोलियां होती हैं और कोई भाषा उपबोलियों के समाहार से बने बोली का ही प्रकारांतर में जो है भाषाई प्रस्तुति है। तो इसलिए उन उपबोलियों का उस भाषा के निर्माण में बड़ा अवदान होता है। तो अब विद्वानों ने कई आधार पर मैथिली के उपबोली को बांटने का प्रयास किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है क्षेत्रीय आधार बताया और पंडित गोविंद झा ने जो है क्षेत्रीय भी बताया, सामाजिक भी बताया।
हाँ, शैक्षणिक भी बताया, व्यवसायिक बताया उन्होंने, और इस आधार पर उन्होंने बांटने का प्रयास किया। और ओवरऑल जो मैथिली की उपबोली है, उत्तरी बोली, दक्षिणी बोली, हाँ, पूर्वी बोली, पश्चिमी बोली, ठीक है, जुलाहा बोली, केंद्रीय बोली, मानक बोली, इस तरह से करके जो है जो बांटा गया है, आपको उसमें क्या लिखना चाहिए। जैसे लड़के उसमें भ्रम की स्थिति में होते हैं, तो बोली जब होता है तो बोली का भी अपना कोई सर्वनाम होगा, बोली की भी अपनी कोई क्रिया होगी। हर बोली का अपना सर्वनाम और क्रिया होता है, कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं जिससे उस बोली की पहचान होती है। तो उसको कैसे कहा जाता है, कैसे उसको जो है बोला जाता है, उसको आप उदाहरण के रूप में क्षेत्र कहाँ कहाँ है उसका, हाँ, उसमें किस तरह से बोली जाती है, वो अपने निकट के बोली से किस तरह से भिन्न है, किस आधार पर अपनी भिन्नता स्थापित करती है, मानकता से वो कितनी दूर है, हाँ, और उस बोली का जो है मैथिली साहित्य में या भाषा में क्या महत्व है। ऐसे करके अगर आप लिखते हो एकदम नट एंड सेल में, सब में एक दो लाइन करके आप लिख देते हो, तभी ये प्रश्न पूरित होता है। इसमें दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, खास करके बीपीएससी के सेगमेंट में कोई ऐसा चीज नहीं है। अब जैसे अंगिका बज्जिका है, ये अंगिका को एक द्वितीय राजभाषा के रूप में स्थापित करने के क्रम में वर्तमान में राजनीति हुई है और अंगिका को अलग मानने का प्रयास किया गया है, जबकि अंगिका को मैथिली वाले जो हैं, हाँ, वो अपनी उपबोली मानते हैं। उसी तरह से बज्जिका है, जो आपको वैशाली से लेकर वो मुजफ्फरपुर उन क्षेत्रों में सीतामढ़ी तक बोली जाती है, वज्जिका, जिस पर भोजपुरी का व्यापक प्रभाव है। अंगिका पर मगही का प्रभाव है, थोड़े बांग्ला का प्रभाव है, तो अंग प्रदेश के नाम से अंगिका है। तो वो इसमें कभी आपसे पूछ सकता है, तो थोड़े उसमें आपको जितना पूछेगा उतना ही आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब जो लास्ट इसमें भाषा खंड में प्रश्न है वो ये है कि टॉपिक है कि मैथिलीक विभिन्न भाषा से संबंध, इसमें बांग्ला, भोजपुरी, मगही, हिंदी और संथाली। अब देखिए, इसको लिखते हुए इसके दो आधार हैं। एक आधार है जो ध्वनि, अक्षर और उच्चारण का आधार है, जहां पर हम अक्षरों के उच्चारण, उसके लेखन के संदर्भ में बात करते हैं और उसके संबंध और अंतर की बात। संबंध का मतलब होता है कि उसमें कितनी समानता है और कितना अंतर है, और वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। यानी संबंध का मतलब हुआ कितना समान है, कितना अंतर है और कितना एक दूसरे को प्रभावित किया है। ये तीन पक्ष संबंध में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी आप व्यक्ति का भी संबंध देखेंगे तो यही संबंध होता है। तो यहां पर हम संबंध के संदर्भ में दो पक्ष लेते हैं। एक जो है वो ध्वनि, अक्षर और उच्चारण संदर्भित संबंध है, और दूसरा व्याकरण आधारित संदर्भ है। तो जब व्याकरण में आते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है सर्वनाम, कारक, क्रियापद, हाँ, ये तीन। फिर शब्द को किस तरह से निरूपित करते हैं, व्याकरण की क्या दशा है, तो वो लेकर के वहां पे चलते हैं। अब क्रिया में भी अंदर जाते हैं तो एक पदीय क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, बहुपदीय क्रिया है, उसकी अवस्थिति क्या है। मैथिली जैसी भाषा जो क्रिया में जटिलता रखती है, वो अन्य भाषाओं के संदर्भ में क्रिया कैसे है, और साथ ही कौन सी बातें हैं जो सब में समान हैं, कौन सी बातें हैं जहां मैथिली अंतर रखती है, कौन सी बातें हैं उन संदर्भों में जो एक दूसरे से प्रभावित हुई है। तो इस पर मैंने आपको आगे बताना है, तो मैं उसी तरह से इसको जो है प्रक्रम में रखता हूं, और बड़े ही मैथमेटिकल वे में इन सारे चीजों को रखने से आपको अंक आ जाता है। और अगर कथनचित आप भाषा खंड से तीनों प्रश्न लिखने में कामयाब हो गए, जैसा आपको मौका मिला हुआ है, और जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उस तरह से अगर आप लिखने में कामयाब हो गए, तो आप मान के चलिए कि इस 150 नंबर में आपको 110, 120 तक नंबर आएगा, और यहीं पर आपका फेट चेंज कर जाएगा। तो ये भाषा खंड है। और अब जो है मैं साहित्य खंड को समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। सिलेबस विश्लेषण कर रहा हूँ, इसलिए भाषा खंड के बाद जो है साहित्य खंड को हम यहाँ पे समक्ष रखते हैं, और उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं कि साहित्य खंड में हम क्या क्या कैसे अप्रोच लेंगे। जो इसका थोड़ा सा रुकिए, हाँ। भाषा खंड के बाद जो है साहित्य खंड जो देखल जाए एकरा में मैथिली साहित्य में हम जे छे से हिंदी में बाजि रहल छी। एकर मूल कारण छे जे बहुत रास छात्र जे छथिन से हिंदी माध्यम के छथिन, हुनका मैथिली के ओते ज्ञान नहीं छन, एहि दुआरे जे छे से हम मैथिली में नहीं बाजि रहल छी। ओना जखन कक्षा हम करै छी तो ओहि समय में मैथिली हिंदी
सम्मिलित रूप से बाजै छी। लेकिन एहिठाम जे छै से हमरा चूँकि सिलेबस एनालाइज करना है, तहिना अहाँके जे छै क्वेश्चन आंसर के विश्लेषण करना हेतै, तहिना अहाँके जे छै से मैथिली सिखाबऽ वाला काज करऽ पड़तै। तऽ तखन जे छै से मूलतः जे छै से हम हिंदीएमे बाजब प्रेफर करै छी। ओना हमर कक्षामे मैथिलीके डोमिनेंस छै से अहाँके बता दी, कोनो दिक्कत नहीं छै ओहिमे। जे केओ मैथिलीवला छी से एकरा अन्यथा नहीं मानब, चूँकि बहुत रास छात्र छथिन जे बाहरी छथिन, कियाकि जे मैथिल छी ओ हिंदियो बुझै छियै, लेकिन जे नन मैथिल छथिन ओ मैथिली नहीं बुझै छथिन। तऽ एहि दुआरे एहि चीजसँ कोनो विभेद नहीं छै, चूँकि मैथिलीके प्रसारक गप छै तऽ मैथिली जते लोक लेतै ततेक मैथिलीके प्रसार हेतै। तऽ ताहि गुणे हम जे छै से एखन अहाँके से हिंदीएमे मतलब कह रहल छी। तो चलिए, तो साहित्य खंड में क्या है, मैथिली साहित्य का कालिक विभाजन और कालगत विशेषता, ये जो टॉपिक है इसमें कालिक विभाजन में सीधा एक क्वेश्चन पूछता है कि विभिन्न विद्वानों के बीच में मतांतर को स्पष्ट करते हुए जो है मैथिली का कालिक विभाजन कीजिए। लेकिन जब कालगत विशेषता आ जाता है तो कालगत विशेषता से तात्पर्य है कि मैथिली का जो प्राचीन काल है उसमें क्या क्या साहित्य की रचना हुई और साहित्य के प्रस्तुति की प्रवृत्ति क्या है, भाषा किस रूप से उस समय प्रस्तुत हुआ है, फिर उसी तरह से मध्यकाल में क्या क्या साहित्य की अवस्थिति है, उसमें साहित्य की प्रवृत्ति क्या है, साहित्य क्या क्या लिखे गए, कौन कौन से विद्वान थे, और फिर वहां पर भाषाई प्रवृत्ति क्या है। और उसी तरह से तीसरा खंड जब होगा आधुनिक काल, तो उसमें साहित्य का किस तरह से विस्तार हुआ, किस तरह से नए नए गद्य के विधाओं का जो है जन्म हुआ, कौन कौन से विद्वान डोमिनेंटली जो है अलग अलग गद्य की विधाओं में या समग्र रूप से मैथिली साहित्य के विकास में अपना अवदान देते हैं। तो इस खंड में ये दो तरह की बातें हैं। कालगत विशेषता पूछता है तो आप उसको भी साथ लेके चलेंगे, मैं जब पढ़ाता हूं तो दोनों साथ लेके पढ़ाता हूं। अब देखिए, आधुनिक मैथिली में कविता का विकास, हाँ, आधुनिक मैथिली में कविता का विकास जो है, इसमें क्या है कि आधुनिक मैथिली में कविता जब बोलते हैं तो कविता का दो खंड है। अगर हम आधुनिक मैथिली को देखें तो 1860 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक और 1947 ईस्वी के बाद, ये दो खंड आधुनिक मैथिली के हैं। तो जब हम 1860 से लेकर 1947 तक देखते हैं, उस समय तक परंपरावादी शास्त्रीय रीति से काव्य लिखने की परंपरा विशेष रूप से है, जहां पर अलंकार, छंद, इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है, राग, ताल, सबका। लेकिन विषय वस्तु के दृष्टिकोण से जो है काफी परिवर्तन इस काल में दिखता है। जो इनसे पूर्व के विषय वस्तु थे वो धार्मिक, पौराणिक और श्रृंगारिक विषय वस्तु थे। वहां पर जो है सामाजिक यथार्थ धीरे धीरे समाज जो है मैथिली साहित्य का अंग बनता चला गया। उस सामाजिक यथार्थ में मूलतः मिथिला समाज के उच्च वर्गीय परिवेश में जो कुरीतियां हैं, वैवाहिक कुरीतियां, महिलाओं की जो दुर्दशा है या किसानों की जो दुर्दशा है, शोषक शोषितों का जो संबंध है, उसको जो है स्वतंत्रता से पूर्व जो है बहुत मुखरता से प्रस्तुत किया गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद की जो कविता है, इसको नव कविता भी कहते हैं। अब इस नव कविता में अनेक वाद आए हैं, जैसे प्रयोगवाद है, तदर्थवाद है, अभिव्यंजनावाद है। इस तरह के वाद आए हैं जो यूपीएससी का जो स्टूडेंट यूपीएससी कर रहे हो, उसमें समकालीन कविता में मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद की कविता का प्रतिनिधित्व करता है समकालीन कविता। तो समकालीन कविता के बहुत सारे उदाहरण मैंने वहां पे डाले हैं जो वस्तुतः नव कविता या जो वर्तमान में कविता है, हाँ, उस कविता का प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आता है। और फिर आज की कविता कैसे है उसको वहां पे लिखते हैं। तो ये जो है खंड, अब इसमें क्या है, एक तो ये पूछेगा आपको कैसे विकास है, दोनों पूछ सकता है। एक ओवरऑल मैथिली में आधुनिक कविता का विकास, तो आप दोनों खंड को अलग अलग लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि नव कविता क्या है, तो नव कविता में ये सारे जो वाद हैं, हाँ, अभिव्यंजनावाद, नवकल्पनावाद, हाँ, फिर जो है आग्नेयवाद, इस तरह के वाद आते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इन वादों के संदर्भ में कहा है। और इस तरह से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कविता है, उन कविताओं का प्रभाव मैथिली कविता पर सने सने पड़ते रहता है। और उस कारण से मैथिली कविता अपनी प्रस्तुति के दृष्टिकोण से अनेक परिवर्तन जो है दृष्टिगत कराता है। और उसमें खास करके राग, ताल, छंद, अलंकार, रस की जो है च्युति, माने उसका
रहित काव्य लिखने की प्रवृत्ति, जहां पर कि कवि जो है अपने वैचारिक भाव को, अपने भोगे हुए सत्य को जो है बिना लाग लपेट के पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास करता है। तो हम जब उसको करेंगे तो वो हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो ये है। अब इसी में क्या है, आप लोग तैयार रहिए उन चीजों के लिए कि मैथिली के जो प्रमुख कवि हैं, खास करके कांचीनाथ झा किरण हैं, भुवनेश्वर सिंह भुवन हैं, यात्री हैं, ऐसे जो कवि हैं, उन कवियों के अवदान के बारे में आपसे पूछता है। जो कम पूछा है अभी, पूछा जा सकता है आपसे कि इनका क्या अवदान है मैथिली कविता के साहित्य क्षेत्र में। प्रोफेसर तंत्रनाथ झा, सुरेंद्र झा सुमन, ये सारे लोग हैं जो कविता के क्षेत्र में इनका अनन्य योगदान है। यहां तक कि राजकमल चौधरी हैं, उनका क्या योगदान है। तो जितने भी इस तरह के कवि हैं, उनका क्या अवदान है मैथिली काव्य साहित्य में, यह प्रश्न भी इसमें छुपा हुआ है। यही कारण है कि मैंने इस बात पर बड़ा बल दिया था कि आप भाषा खंड को बहुत मजबूत कीजिए, उसको यूपीएससी के स्टैंडर्ड तक ले जाइए, तो फिर कभी आपको धोखा नहीं होगा। नहीं तो यहां पर उनके पास इतने सारे अस्त्र हैं कि आप परेशान हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। अब वही है, अब आधुनिक मैथिली नाटक 1904 ईस्वी में जीवन झा द्वारा आधुनिक मैथिली नाटक का प्रवर्तन होता है। उसके बाद जो है नाटक की प्रवृत्ति जो होती है, उस नाटक में बहुअंकीय प्रवृत्ति काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी ईसनाथ झा का चीनी के लड्डू और गोविंद झा का बसात जो है स्वतंत्रता से पूर्व प्रतीकात्मक, और पंडित रघुनंदन झा का मिथिला नाटक, ये 3 नाटक प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक नाटक में स्वतंत्रता से पूर्व मैथिली नाट्य के विकास का प्रतिमान है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद की अवस्थिति में सुधांशु शेखर चौधरी, आगे फिर महेंद्र मलंगिया, अरविंद अक्कू, ये सारे नाम आते हैं। रविंद्र, कई नाटक के कई यहाँ पे सिरा देखने को मिलता है। रेडियो नाटक है, प्रहसन है, रेडियो प्रहसन है, फिर जो है छोटे नाट्य लिखे जाते हैं, एक अंकीय नाट्य की प्रवृत्ति होती है, एक सटीय नाट्य की प्रवृत्ति होती है। तो उस परिवेश में नाटक किस तरह से विकास करता है। अब जैसे इसमें जो प्रमुख नाटककार हैं, उसमें आपसे जो है अवदान आपसे पूछ सकता है, जैसे महेंद्र मलंगिया के बारे में पूछा, उसी तरह से सुधांशु शेखर चौधरी आने वाले समय में आपको नाटक के विकास में उनका क्या अवदान है, ये आपसे एकदम से पूछा जा सकता है। फिर आपको जो है महेंद्र मलंगिया को रिपीट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये दोनों ऐसे फिगर हैं जो नाटक में इनका बड़ा अवदान है, और भी बहुत सारे लोग हैं। और फिर जो आपसे पूछ देगा रेडियो नाटक, तो आप क्या करेंगे। तो रेडियो नाटक ने मैथिली नाटक के विकास में बहुत बड़ा अवदान दिया है, तो कैसे है, उसमें किस तरह के नाटक है। अब उसी तरह से कहता है कि मैथिली में एकांकी का विकास बताइए, ये एक अलग प्रक्षेप है, एकांकी का विकास तो कैसे हुआ। तो ये सब क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं। तो यहां पर 5-6 क्वेश्चन हर सेक्शन में आपको लगभग बन जाता है। अब देखिए आधुनिक मैथिली में उपन्यासक विकास। अब मैं आधुनिक मैथिली में उपन्यासक विकास, तो अब उपन्यास एक इतना बड़ा क्षेत्र है कि सबसे पहले तो औपन्यासिक विविधीकरण देखिए, सामाजिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, ये 3 उपन्यास हैं। रोमांटिक उपन्यास 4 उपन्यास, 5वां बाल उपन्यास। इस तरह से उपन्यास के कई भाग हैं। साथ ही कई उपन्यासकार हैं, कई ऐसे उपन्यास हैं जिनका कि बहुत बड़ा अवदान है मैथिली साहित्य के विकास में, जैसे कन्यादान दुरागमन है, पृथ्वीपुत्र है, ऐसे मंत्रपुत्र हैं कई। अब आपको एक सेगमेंट और भी है कि उपन्यास साहित्य में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत जो उपन्यास है, उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कहां तक आप पकड़ के जाइएगा और कहां तक कोई आपको पढ़ाएगा, क्योंकि मुद्दा यह है कि आपने इस विषय को इसलिए रखा है या रखते हैं कि कम समय में यह विषय हो जाएगा, और वहीं पर अगर उसको थोड़ा इनलार्ज करें हम जैसे लोग, तो हम लोग बेवकूफ कहलाते हैं। अरे यार बड़ी समय लगता है, उनको 5 साल लग जाता है, 10 साल में एक सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हैं, कोई लड़का पास नहीं करता। इस तरह की बातें जब आप बनाना शुरू करते हो ना, तो उससे विषय का बड़ा नुकसान होता है। आज जो रिजल्ट के लिए आप कर्म भोग रहे हो, उसका कारण यही है सारे छात्रों का, कि वो ना उनका हवाई जहाज लगा हुआ है। वो पीटी के बाद आएंगे, चाहेंगे कि इतने दिन में सब कुछ खत्म कर दो। कैसे होगा, बहुत बड़ा। आप देखिए ये सेगमेंट कोई छोटा नहीं है। आप बीपीएससी के सिलेबस को छोटा कह करके अरे इतने पैसा मांगे छे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे कितना सारा सेगमेंट है। अब उसी तरह आधुनिक मैथिली में लघु कथा है। अब लघु कथा कह करके आप परेशान ना हो, यद्यपि लघु कथा की विधा जो है अलग विधा है,
लेकिन मैथिली में उस तरह से इसकी प्रतिष्ठापना नहीं हुई है। कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मूलतः लघु कथा से तात्पर्य है कथा का, यानी कहानियों का। ठीक है, तो कहानी का विकास कैसे कैसे हुआ, किस प्रकार की कहानियां लिखी गई, उसमें किस तरह के शिल्प शैली को अपनाया गया, किस तरह से विषय वस्तु आए, किस तरह से पात्रों का निरूपण हुआ, नारी पात्र मैथिली कथाओं में किस तरह से निरूपित हुई, उनका किस तरह से उद्विकास हुआ, फिर जो है संवेदना के स्तर पर मैथिली कथा किस किस सोपान को पकड़ता है, कौन कौन से संवेदना अपने में लाता है, कौन कौन सी कथाएं हैं, कौन कौन से कथाकार हैं, उन कथाओं के अंतस्थ में क्या संवेदना है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा सेगमेंट है ये सब। मैं डरा नहीं रहा, आप समझिए, मैं उसके डेप्थ में ले जा रहा हूं। लड़के जाते हैं और कहते कि अरे हम तो 10 क्वेश्चन रटे, फंस गया, तो ये सर क्या झूठ मूठ का पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप सारी चीजें पढ़ोगे ना, तब जाकर के आप किसी विषय में, देखिए बीपीएससी में जो है रिजल्ट में ऑप्शनल का बड़ा अवदान दिख रहा है। अगर आपको 200 अप्रोचिंग मार्क्स नहीं आ रहा है तो आप आउट हो, मेंस में आउट हो या फिर इंटरव्यू में आउट हो जाओगे। तो 200 नंबर लाने के लिए आपको बहुत ही हथकंडा अपनाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर जो है आधुनिक मैथिली में आलोचना, अभी देखिए आपको मोहन भारद्वाज का योगदान पूछ दिया। बहुतेरे लोग जो हैं जिनका अवदान आपसे आलोचना में पूछा जा सकता है, जैसे आचार्य रमानाथ झा हैं, हाँ, आलोचना साहित्य में उनका क्या योगदान है। तो ऐसे लोग जब आपसे पूछने लगेंगे आलोचना समालोचना के बारे में, तो फिर जो है बड़ा सा सेगमेंट बन जाता है। अब आप सीधे एक में इसमें लेकर पर जाओगे मैथिली में आलोचना का विकास, और वो पूछेगा ही नहीं आपसे, आपको वहां पे वो टेढ़ा करके ये चीजें पूछना शुरू कर देगा। आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर दिक्कत है। तब तो आप चंद टॉपिक पे डिपेंड हो, तो वो भी हम बताते हैं बाद में। शुरू से ही अगर ऐसी तैयारी करेंगे कि हम 4 पढ़ लेंगे चले जाते, होना है हो, नहीं होना, अरे भैया यहाँ प्रीलिम्स होना दिक्कत होता है। आप भाग्यशाली है, आपको प्रीलिम्स हुआ और आप अपना मेंस का मौका छोड़ रहे हो, तो ये तो बेवकूफी है। अब आधुनिक मैथिली में निबंध, अब निबंध कई तरह से निबंध हैं, पत्र पत्रिका के माध्यम से निबंध है, शोध पड़क निबंध है, जो गद्य की किसी विधा में फिट नहीं बैठता वो निबंध है। फिर निबंध के लिए उचित पुस्तक लिखे गए हैं, उन पुस्तकों के द्वारा निबंध का विकास हुआ है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि फलना बाबू का निबंध के विकास में क्या योगदान है। बोल्ड किसका किसका आप याद करके जाओगे। तो यहां पर जो है मैं आपको भड़का नहीं रहा, सच बात है। बाबू 1 मिनट इसको रोको, थोड़ा सा कॉल ले। सिलेबस में जो दूसरा भाग है वो साहित्य खंड में जो है पाठ है, और यहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपनी आलोचनात्मक वृत्ति दिखाओगे अपने पठन और अध्ययन के आधार पर, ये परीक्षक आपसे उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले विद्यापति गीतावली दिया गया है। आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें, जो यूपीएससी के छात्र हैं वहाँ पर विद्यापति गीतिका पढ़ना है, और गीतिका में और गीतावली में दोनों में मात्र 7 पद जो हैं, हाँ, वो समान है। रेस्ट ऑफ पद जो है गीतावली में अलग है, और खास करके जो गीतिका है यूपीएससी का, उसमें राधा कृष्ण विषयक पद का डोमिनेंस है, श्रृंगारिक पद का डोमिनेंस है। यहाँ पर जो है शिव विषयक पद का डोमिनेंस है, शिव, गंगा और शक्ति, इस 3 पद का डोमिनेंस है। राधा कृष्ण विषयक पद भी हैं, नायक नायिका के श्रृंगारिक पद भी हैं, लेकिन मूल रूप से इन्हीं सब चीज़ों का डोमिनेंस है। तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि ये प्रवृत्ति जो है डोमिनेंस का यहाँ पर चेंज करता है। और जो हम पद में जो प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न में किसी भी तरह से यूपीएससी और बीपीएससी में इन्होंने अंतर नहीं कर रखा है। प्रश्न जो विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या के संदर्भ में ये शैव काव्य संकेंद्रित है, इस बात का ध्यान रखना है। 2 तरह के प्रश्न हैं, इससे व्याख्या पूछेगा जो 25 अंक का होता है, जो मैं जब पाठ पढ़ाता हूँगा तो आपको सारी पद्धति बताऊंगा कि कैसे व्याख्या की जाती है। विश्लेषणात्मक प्रश्न जो है वो बहुत बड़ा है। विद्यापति खास करके जो है मैथिली साहित्य के पुरोधा हैं, आधार स्तंभ हैं, तो कई लेयर्स हैं इनके क्वेश्चंस में, जैसे विद्यापति का शैव काव्य, विद्यापति का काव्य सौंदर्य, विद्यापति के जो हैं श्रृंगारिक कवि नहीं, भक्त कवि नहीं, श्रृंगारिक कवि हैं, विद्यापति के काव्य में राधा कृष्ण कैसा है, ठीक है,
विद्यापति जो हैं स्वर्ण काल कहा जाता है, इनके काल को क्यों कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर, करीब आपको 10-12 प्रश्न ऐसे हैं जिनको कि लगातार घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो एक विद्यापति में इतने प्रश्न हैं और हर साल एक ना एक क्वेश्चन विद्यापति से होता ही होता है। दूसरा जो है आपका गोविंद दास, तो यूपीएससी में 1 से 25 पद तक ही पढ़ना है, यहां पर 50 पद पढ़ना है। लेकिन यूपीएससी वाले को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो 4-5 पद आगे का कर लेते हैं तो रेस्ट 1 से 25 के बीच में ही अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि शुरू के पद बड़े डायमेंसिव हैं, जाके आगे आगे जाकर के जो है पद जो है क्लिष्ट होता चला जाता है। तो कुछ पद हैं और बहुत वल्गरिटी बहुत है आगे के 25 पद में। करीब 15 पद तो ऐसा है जो अगर पूछते हैं तो अन्याय है, मतलब ऐसा है। तो 10 पद हैं जिसको कि पूछा जा सकता है उस तरह से। तो उसमें भी 5-7 पद ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कानन कुसुम तोरल किए तोरसी किया गोरी, ऐसे ही 1-2 पद है हाँ जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो 1 से 25 तक आप यहाँ तैयारी रखिए। सबसे अच्छी नीति है कि आप 1 से 25 पद की तैयारी रखिए। आप पूछा तो लिखेंगे, नहीं पूछा तो यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर मनबोधकृत कृष्ण जन्म, यहाँ पर भी विश्लेषणात्मक प्रश्न भी है और व्याख्या भी है। कृष्ण जन्म से पूछा गया प्रश्न बहुत हल्का होता है, लेकिन हल्का तब होता है जब इनके विभिन्न तत्व आयामों को आप समझ सकें, जैसे इनकी भाषा, इनके काव्य प्रस्तुति का जो सौंदर्य है उसके संदर्भ में। फिर जो है इनका जो काव्य है वो कथा काव्य है, ना महाकाव्य है ना खंड काव्य है, कथा काव्य है, लेकिन है तो प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य में महाकाव्य के दृष्टिकोण से इसमें क्या कमियां हैं, खंड काव्य के दृष्टिकोण से इसमें क्या कमियां हैं और कथा काव्य में क्या होता है, इस तीनों को, ये इनका जो है विशेष तथ्य है। साथ ही भाषा के दृष्टिकोण में से इस काव्य का विशेष महत्व है, क्योंकि मध्यकालीन परिवेश में इनके अंतिम में इनके द्वारा जो वर्णित भाषा है वही जाकर लगभग 100 बरस बाद जो है चंदा झा के काव्य में, चंदा झा की रचनाओं में प्रतिबिंबित होता है, जो वस्तुतः वास्तविक जनभाषा मैथिली का प्रतिनिधित्व करती है। अगर विद्यापति ने जनभाषा मैथिली को पदावली के माध्यम से उतारा तो इस काल में आकर कृष्ण जन्म में स्पष्ट रूप से जनभाषा का वास्तविक स्वरूप मनबोध ने मात्र अपनी एकमात्र कृति कृष्ण जन्म से। और साथ ही एक सूचना है कि मैथिली में छपे हुए पुस्तकों में कृष्ण जन्म सबसे पहला पुस्तक है, जिसको हरिवंश नाम से जो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी से प्रकाशित किया था। तो इसलिए इस पुस्तक का अपना विशिष्ट महत्व है। और खास करके इस पुस्तक के लास्ट में जो सुरेंद्र झा सुमन का वक्तव्य है जो प्रकाशकीय है, उसको अगर आप पूरा ध्यान रखो, उस पॉइंट को अगर पूरा दिमाग में रखो, थोड़े क्लिष्ट लिखे हुए हैं, संस्कृताइज मैथिली में है, तो उससे बाहर कभी इसमें प्रश्न नहीं पूछता, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब चंदा झा कृत मिथिला भाषा रामायणक सुंदरकांड। अब सुंदरकांड में जो है प्रश्न अगर देखेंगे तो सुंदरकांड के सौंदर्य से प्रश्न है, उसका काव्य सौष्ठव से प्रश्न है, और साथ ही सीता की मनोदशा से प्रश्न हो सकता है, हनुमान के पराक्रम से प्रश्न हो सकता है, चंदा झा के सुंदरकांड में प्रयुक्त लोकोक्ति से हो सकता है, चंदा झा के सुंदरकांड में प्रयुक्त जो है छंदों से हो सकता है। ऐसे प्रश्न इसमें हो सकते हैं। और सुंदरकांड के नाम की सार्थकता, इसका नामांकन क्यों किया गया है, ये सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। और साथ ही व्याख्या। अब ये जो है, जो विद्यापति गीतावली और गोविंदास भजनावली है वो गीत है, लेकिन कृष्ण जन्म और सुंदरकांड जो है वो महाकाव्य है, माने प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य की जब व्याख्या करते हैं किसी अंश का, तो उसमें कथा सूत्र से जोड़ना व्याख्या के संदर्भ में बहुत जरूरी होता है। साथ ही उसके विशेषार्थ का जो है संदर्भ बड़ा करना बहुत जरूरी होता है। खास करके बीपीएससी वाले इस चीज का ध्यान रखिए। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उसको टेक्निकली कैसे टैकल किया जाता है। और फिर जो है चित्रा, ये आधुनिक कविता है चित्रा और सूरजमुखी, जो आरसी प्रसाद सिंह का है। चित्रा यात्री जो है मैथिली साहित्य के बड़े नामचीन साहित्यकार हैं, और आप देखिए कि जितने साल प्रश्न पूछता है उसमें चित्रा से कम प्रश्न होता ही होता है। तो चित्रा से प्रश्न होता है, तो मेरी ये मान्यता है कि आप गद्य में जितना माथा खपाओगे, अगर पद पे आप ध्यान दे दो, इन चारों पद्यों पर, पांचों पद्यों पर, 5 को छोड़ दो, मतलब छठा को, सूरजमुखी को, तो आप विश्वास करो कि आप 2 व्याख्या, जो एक प्रश्न होता है 50 नंबर का, और 2 क्वेश्चन आराम से लिख लोगे।
थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी होगी, और बचाने के लिए आपके पास पूरा गद्य होगा, और गद्य में भी राजकमल सबसे ऊपर खड़े होंगे। तो ये हम लोग जब पढ़ाते हैं तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी इस तरह से लेनी है, खास करके जो छात्र इस बार मेंस दे रहे हो या अगले साल मेंस दोगे तो उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो ये जो है आपका, इसमें पद्य में सिलेबस होता है, इसमें 2 व्याख्या और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़े से ये है, मैं छात्रों को बोलूंगा कि विद्यापति, गोविंदास, मनबोध, चंदा झा और चित्रा यूपीएससी में भी पढ़ना है। तो जो यूपीएससी वाले छात्र हैं वो अपना सारा जो भी क्वेश्चन हमने लिखाया है या जो भी प्रश्न मैं देता हूं सारा, और जो भी प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं, बीपीएससी में तो जो पूछे गए हैं, लेकिन यूपीएससी में जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को जो है आप ध्यान में रखें, और उसका अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका उद्धार है। आपको कोई नहीं बचाएगा 200 से नीचे में, आपको 200 से ऊपर जाना होगा। तो इस 200 से ऊपर लाने का यही स्ट्रेटजी है कि भाषा आपका यूपीएससी टाइप का, पद आपका यूपीएससी टाइप का, पूरा आपका सिलेबस अगर कवर्ड है तो आप 100% आप जानो कि कुछ भी क्वेश्चन में इधर उधर कर ले, इतना उनको पूछना ही है। आप देख लो प्रत्येक वर्ष की नीति रीति जो है, बाकी चीजों को छोड़ेंगे नहीं, उससे एक एक क्वेश्चन करके चले जाएंगे। जो अगर फंस गया उसमें से एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनाया तो आप वहां पे कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको सिलेबस में रहनी होगी, और मैंने आपको सिलेबस उसी ढंग से एनालाइज करके इसमें बताया है। अब मैं गद्य के सिलेबस में जाऊंगा, ठीक है। और जो गद्य खंड है उसमें आपको सबसे पहले मिथिला नाटक जो है, वो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा है, हाँ, तो उस भारत दुर्दशा से प्रभावित एक नाटक है आपको मिथिला नाटक, जिसमें उन्होंने मिथिला दुर्दशा एक्चुअली लिखा है। तो उनके लिखने की पद्धति 6 अंकों में लिखा हुआ बहुअंकीय नाटक है ये, और मैथिली नाट्य साहित्य में स्वतंत्रता से पूर्व के नाटकों में इसका विशिष्ट अवदान है। इसमें जो है कली के प्रभाव से मिथिला के क्षरण की बात कही गई है, और मिथिला के उस सांस्कृतिक धरोहर को पुनः अक्षुण्ण रखने के माँ मिथिला के प्रयास का जो है वर्णन है, जो कि जैसा कि भारत दुर्दशा में भी जो है रखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, उसी तरह से हूबहू उसकी प्रतिकृति का ये नाटक है। इसमें गद्य से जो है, गद्य के कुछ स्टेंजा होते हैं जो आपको व्याख्या में पूछे जाते हैं। मैं उसके बारे में आपको विशद रूप से बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। सारे जो पार्ट हैं उसको लाइन बाय लाइन आपको एनालाइज करके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। इसमें जो बीच बीच में पद हैं वो आपको दिक्कत करते हैं, तो इसको तो यहाँ पर ये है मिथिला नाटक में। दूसरा जो है वो आपको कन्यादान और दुरागमन जो है प्रोफेसर हरिमोहन झा का, ये 2 उपन्यास है वस्तुतः। कन्यादान प्रथम है और उसी का काउंटर पार्ट के रूप में वो दुरागमन लगभग 10 साल के बाद लिखते हैं। तो इसमें इस उपन्यास ने जो है मिथिला परिवेश में ही नहीं, मैथिली के लिए समग्र प्रदेश में लोगों को जागृत किया। एक ऐसा उपन्यास जो मिथिला के बेमेल विवाह की कुरीति का एक अलग पक्ष उजागर करता है, जहां मैथिल लल्ला अशिक्षित हैं और जो शिक्षित पति हैं उन मैथिल लल्ला को कैसे स्वीकार करें, क्या करें, उस पर जो है एक डिबेट है। और कन्यादान में जो सीसी मिश्रा हैं पति, वो बुचिदाई को छोड़कर चले जाते हैं, और दुरागमन में उसका निमार्जन करने का प्रयास ये उपन्यासकार करते हैं प्रोफेसर हरिमोहन झा, और व्यवस्था करते हैं कि लड़की को शिक्षा कैसे दिया जाए, और पुनः कैसे सीसी मिश्रा ने पत्नी को शिक्षित करके जो है अपनाया है, फिर से दुरागमन कराया है उनका। तो इस तरह से एक संदेश देना चाहा इन दोनों उपन्यासों से, जो स्त्री शिक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि इससे पहले पुण्यानंद झा ने जो है मिथिला दर्शन नाटक लिख करके जो है वो मिथिला दर्पण नाटक लिख करके जो है उन्होंने स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिलाया था, लेकिन ये नाटक जो है अपनी लोकप्रियता के कारण जो है, ये उपन्यास अपनी लोकप्रियता के कारण जो है काफ़ी फेमस हुआ। तो इससे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो वही अंतस्थ में जाकर कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है कन्यादान दुरागमन का, इसके अंतस्थ जो शिल्प शैली है और इसका जो प्रस्तुति है वो किस प्रकार का है, वो जो प्रश्न पूछता है, तब मैं प्रश्न विश्लेषण करते हुए आपको उसके बारे में बताऊंगा। और जो उसके बाद तीसरा है वो प्रबंध संग्रह, आचार्य रमानाथ झा लिखते हैं,
उसकी भाषा बहुत क्लिष्ट दिखती है और इस कारण से छात्र इससे बहुत भागते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि मैंने इस पर काफ़ी काम किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर इससे प्रश्न पूछते हैं, देखिए व्याख्या तो इससे पूछ ही रहा है, हर साल पूछता है, इस बार भी पूछा है, 65वीं में भी पूछा है, तो अगर इस पर थोड़ा सा काम कर लें तो ये बहुत मार्क्स फेचिंग है, इसलिए कि इसमें सारी बातें सारगर्भित हैं, थोड़े याद करने में दिक्कत होते हैं, लेकिन आप मानिए इसको कि इसका एक भी क्वेश्चन जो अभी तक पूछा है इतना शार्प पूछा है कि पूछिए मत, कि आप इसको सीधे लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आप 4-5 इसके निबंध हैं, चारों पांचों निबंध को अगर आप कमांड में कर लो तो आप व्याख्या और एक प्रश्न से निश्चिंत हो सकते हो। तो ये है प्रबंध संग्रह, उसमें उन्होंने जो है सबसे पहला उनका मैथिली साहित्य के संदर्भ में है, फिर जो है मध्यकालीन मैथिली नाटक के संदर्भ में है, फिर विद्यापति और राजा शिव सिंह के रिलेशन के संदर्भ में है, फिर गोविंद दास झा शीर्षक से वो पंडित ये गोविंद दास के जीवन और उनके कृति पर प्रकाश डालते हैं और सबसे बाद में चंदा झा के बारे में लिखते हैं। तो 5 निबंध है और ये पांचों निबंध वैसे भी आपको कहीं ना कहीं और भी तथ्य उजागर करने में, लिखने में काम दे देंगे। इसलिए आचार्य रमानाथ झा के इस पांचों निबंध को, प्रबंध संग्रह के निबंध को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी भी होता है। आप एक तरह से समझिए कि इनके निबंध को पढ़ते हुए आधे साहित्य को आप समझते हुए होते हो, तो इसलिए इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। यद्यपि इसका पुस्तक अभी आउट ऑफ प्रिंट है लेकिन फोटोस्टेट के रूप में अवेलेबल होता है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा है, मैंने इस पर काफ़ी काम किए हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको इससे डर खत्म हो जाएगा आपका। और सबसे लास्ट जो है वो ललका पाग है। ललका पाग के बारे में बताऊं, जो यूपीएससी के छात्र हैं, जो कीर्ति राजकमल है उसमें जो 10 कथाएं हैं और एक जो है कथा संग्रह में एक साझक गाछ है, ठीक है। तो साझक गाछ कीर्ति राजकमल के अलावा के विरत जो है, हाँ, उसमें से 4 कथाएं तो कॉमन हैं, 5 कथाएं, और ललका पाग और जो साझक गाछ है ये 2 कथा जो है अलग से कीर्ति राजकमल का जोड़ा गया है। वस्तुतः राजकमल का जो साहित्यिक परिवेश है उसमें हम कीर्ति राजकमल में बहुत कुछ क्वेश्चन आंसर में लिखाते हैं और क्वेश्चन आंसर उसी के संकेंद्रित पूछता है, लेकिन कहानी में जो कथा है, एकमात्र कहानी संकलन आपको दिया गया है और उसमें जो है उन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। जो ललका पाग कथा है वो अलग से, और उधर साझक गाछ तो चूंकि कथा संग्रह में भी पढ़ना है इसलिए वो यूपीएससी का ही पार्ट है, तो एकमात्र कथा जो है ललका पाग इसमें अलग है, जो थोड़ा सा उसको जानना है। अदरवाइज जो सहस्रमेनिका, दमयंती हरण, फिर जो है आपको कादम्बरी उपकथा, ये सब कॉमन है उसमें। हाँ, उसमें कीर्तनिया नहीं है, उसमें फुलपरास वाली नहीं है ललका पाग में, आपको इसमें जो है मलाटोलक एक चित्र नहीं है, घरी है। घरी, कादम्बरी उपकथा, सहस्रमेनिका, दमयंती हरण, ललका पाग और जो है साझक गाछ, ये कथा है उसमें पढ़ने के लिए। तो सिलेबस यही है और आगे मैं जो है आपको प्रश्न का विश्लेषण करके बताऊंगा कि 65वीं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कैसे हैं, नहीं हैं, वो बताऊंगा। और फिर मैथिली लेखन प्रशिक्षण से मेरी कक्षा स्टार्ट होगी और लेखन प्रशिक्षण के बाद हम जो है प्रत्येक तथ्य को भाषा और साहित्य यानी भाषा साहित्य खंड और साथ ही जो है पद गद्य साथ लेकर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।